वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेरणा फार्मा। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं एडीआर। और किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ाई पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात न करें। इसका मतलब होता है कि वो ड्रग से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होंगे, या क्या वो अनवांटेड या नॉक्शियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी पेशेंट के साथ पाए जाते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की जो WHO डेफिनेशन है, एग्जैक्टली वो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। द WHO डेफिनेशन ऑफ ADR इज any unwanted or harmful reaction experienced by the patient after administration of the drug or a combination of drugs under normal conditions of use and is suspected to be related to the drug. That is called as an adverse drug reaction. It can be trivial or serious or fatal. Drug reactions मामूली से भी हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, या फिर वो थोड़े से सीरियस भी हो सकते हैं, जैसे लिवर को डैमेज करा या ब्रोंकियल अस्थमा कर दिया या एंजाइना वर्सन कर दिया, एंड दे कैन बी फेटल ऑल्सो, जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है कई बार। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कितने तरीके के रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। और व्हेन यू प्रिस्क्राइब अ ड्रग, तो देखो हमारी बुक्स में काफ़ी कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की जानकारी दी गई है। तो जब आप ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके ADRs आपको याद होने चाहिए। उससे आपके प्रिस्क्रिप्शन में जब भी आप उस दवाई को लिखोगे तो आप साथ में अपने पेशेंट को ये समझाओगे भी कि देखिए इस दवाई से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की नॉलेज एज अ गुड डॉक्टर आपको होनी ज़रूरी है, चाहिए आप। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि ये ADRs को कैसे क्लासीफाई करा गया है। तो एक इसका क्लासिफिकेशन है टाइप A एंड टाइप B। तो टाइप A ADRs होते हैं प्रेडिक्टेबल ADRs। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि आप जो दवाई दे रहे हो तो उसमें आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि हाँ इस दवाई से ये ADR हो सकता है, क्योंकि वो ADR उस दवाई के फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड है ना। उस दवाई की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स है, उसमें वो एक्शन हो रही है, वो इफेक्ट आ रहा है, जिसके कारण वो ADR हो सकता है। तो ADR कई बार एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन का ही या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का ही एक्सटेंशन होता है। तो आप प्रेडिक्टेबल टाइप ए रिएक्शंस होते हैं जो प्रेडिक्टेबल होते हैं, डोज डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप डोज कम करेंगे या घटा देंगे या बंद कर देंगे तो ADR ख़त्म हो जाएगा, डोज बढ़ाएंगे तो ADR सामने आ जाएगा। प्लस फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। दे कैन बी अवॉइडेबल होते हैं। आपको पता है कि ये इस दवाई से ADR होता है तो उसे अवॉइड किया जाए, ठीक है। देन मोस्टली जितने भी 75% से ज़्यादा ADRs जो हैं प्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ रिएक्शंस ही होते हैं, टाइप A होते हैं। दूसरा जो ADR होता है वो है टाइप B रिएक्शन। टाइप B मतलब कि वहाँ पे द ADR इज नॉट रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग। अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि इस दवाई से ये ADR हो सकता है। आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उस ड्रग की फार्माकोलॉजी में वो चीज़ कहीं पे आ ही नहीं रही है। तो ये होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, जिनका हमें पता ही नहीं चलता है, और ये अनअवॉइडेबल होते हैं कई बार। मतलब आप नॉर्मल दवाई दे रहे हो पेशेंट को और अचानक से उसे वो ADR हो गया, तो ये अनअवॉइडेबल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अब एक सेकंड क्लासिफिकेशन और आता है, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है? ABCDE, ठीक है। A से है ऑगमेंटेड साइड इफेक्ट या ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब एक ऐसा ADR जो कि उस ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन का ही एक्सटेंशन था, ठीक है। मतलब ये वो ADR है जो कि एक्सपेक्टेड था कि उसके कारण से होगा। जैसे इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया तो इंसुलिन विल रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया, दैट इज एन एडवर्स रिएक्शन ऑफ दैट ड्रग। आप इंसुलिन को सही मात्रा में दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। या बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो हैं, जैसे प्रोपेनोलॉल है जो बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, उसका एंटागोनिस्ट है, वो ब्रैडिकार्डिया करेगा ही करेगा।
तो ये उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, और उसी को ज़्यादा हो गया, वो ऑगमेंटेड हो गया, तो वो एक साइड इफेक्ट के रूप में या एडीआर के रूप में प्रेजेंट हुआ। बी से होता है बिज़ार। बिज़ार मतलब वही अनप्रडिक्टेबल, सोचा ही नहीं था कि ये इस दवाई से हो सकता है, नॉट रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी। तो वो होते हैं बिज़ार रिएक्शंस, मतलब जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे पेनिसिलिन करता है एनाफिलेक्सिस, तो पेनिसिलिन एनाफिलेक्सिस करता है, इट्स अ बिज़ार रिएक्शन, इट्स नॉट रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एडियाज होते हैं क्रॉनिक। सी से क्रॉनिक, क्रॉनिक एडियार्स। डी से होता है डिलेड एडियार्स। ई से होता है एंड ऑफ ट्रीटमेंट एडियार्स। सी से आता है क्रॉनिक एडीआर। क्रॉनिक एडीआर मतलब जो क्रॉनिक इफेक्ट पे लंबे समय तक जब दवाई दी जाती है तो वो एडीआर प्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी पेशेंट को स्टीरॉइड्स दिए, प्रेडनिसोलोन दिया, तो जब स्टीरॉइड्स लंबे समय तक दिए जाते हैं तो वो कई बार रिजल्ट करते हैं आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम में। तो ये एक क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट एडीआर हुआ। डी से आते हैं डिलेड इफेक्ट्स। डिलेड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि कई बार जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत बाद में जाके अपना एडीआर प्रेजेंट करती हैं। जैसे आप लिम्फोमास को ट्रीट करने के लिए एंटी कैंसर एजेंट्स देते हैं, और ये एंटी कैंसर एजेंट्स फिर बहुत बाद में जाके एक सेकेंडरी कैंसर डेवलप कर देते हैं। तो ये हो गया डिलेड इफेक्ट एडीआर। मतलब जब आप दवाई दे रहे हैं पेशेंट को, जब पेशेंट दवाई खा रहा है तब कोई एडीआर प्रेजेंट नहीं कर रहा है, बाद में जाके एडीआर प्रेजेंट करता है। और लास्ट होता है एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ई से एंड ऑफ ट्रीटमेंट एडीआर। इसका मतलब होता है कि जब आप दवाई सडनली पेशेंट बंद कर देता है, या दवाई लेना भूल जाता है, या दवाई आपने बंद कर दी, तो उस टाइम पे एक एडीआर सडनली प्रेजेंट हो जाता है। जैसे अगर प्रोपेनोलॉल है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, इनको आप सडनली बंद कर दोगे तो एंजाइना के पेशेंट में जिन्हें आप दे रहे हो, एंजाइना के पेशेंट में आप प्रोपेनोलॉल दे रहे हो और आप उसे सडनली बंद करोगे तो इट कैन रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एंजाइना और वर्सनिंग ऑफ एंजाइना इन दोज पेशेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। तो ये 5 तरीके के एडियाज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। ए से ऑगमेंटेड, बी से बिज़ार, सी से क्रॉनिक, डी से डिलेड और ई से एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Now looking into the severity of ADRs. ADRs can be mild, moderate, severe and fatal. So how do you differentiate between the treatment pattern of these ADRs? तो माइल्ड एरियाज में आपको सिर्फ ड्रग बंद करने की ज़रूरत होती है, एंड कोई थेरेपी या हॉस्पिटलाइजेशन या एंटीडोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे दवाई बंद करते हैं एडीआर अपने आप गायब हो जाता है। मॉडरेट एडीआर में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऊपर से कुछ एंटीडोट देना पड़ता है, कोई दवाई देनी पड़ती है, ठीक है, और फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। सिवियर एडीआर में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन इज़ देयर, कोई परमानेंट इंजरी होती है लिवर को, किडनी को, किसी और ऑर्गन को, और कई बार कोई परमानेंट इमोबिलिटी या परमानेंट डैमेज रह जाता है। और जो लीथल एडीआर होते हैं वो यूजुअली दे रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पेशेंट। नाउ लेट्स डिस्कस एडीआर्स वन बाय वन। तो पहला एडीआर होता है साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट बेसिकली डोज का, नॉर्मल डोज में पेशेंट को दवाई दी गई है और उस नॉर्मल डोज में अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रेजेंट करता है तो वो साइड इफेक्ट कहलाता है। मतलब हर दवाई का एक इफेक्ट है और एक उसका साइड इफेक्ट है, दोनों उसके इफेक्ट्स हैं। एक हमें अच्छा लग रहा है इफेक्ट और एक हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उसका हो गया साइड इफेक्ट, राइट। तो जैसे इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में दिया जाता है। एट्रोपिन जो है एंटीकोलिनर्जिक है और उसका एक इफेक्ट होता है एंटी सिक्रेटरी एक्शन, जिसमें कि वो ग्लैंड्स और सारे जगहों से सिक्रीशन, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस कम करता है। तो ये जो उसका इफेक्ट है ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में काम का है, क्योंकि वहाँ पे हम सिक्रीशंस कम करना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि उससे पेशेंट को ड्राई माउथ हो जाता है, राइट। साथ में इसमें ये भी समझने वाली बात है, कई बार दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है उसको किसी और बीमारी में एज एन इफेक्ट भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोडीन है। कोडीन एक कफ सिरप है एंड इट इज़ अ मॉर्फिन एनालॉग, एंड ये कोडीन इज गिवन इन कफ, इन ड्राई कफ, है ना।
एज एन एंटीटोसिव। तो कोडीन की एक और एक्शन है, कॉन्स्टिपेशन करता है। तो ये देखा गया कि कोडीन के कारण जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको हम डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। जहाँ पे डायरिया जैसे न्यूरोपैथी से होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी से होता है, तो उन डायरिया में हम कोडीन को यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट। तो देखो साइड इफेक्ट था इसका कोडीन का, दैट इट कॉज्ड कॉन्स्टिपेशन, इट वाज यूज्ड एज एन एंटी। उसका जो कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट था वो यूज़ किया गया एक दूसरे बीमारी में जहाँ पे उसका ये साइड इफेक्ट फार्माकोलॉजिक इफेक्ट बन गया। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है साइड इफेक्ट का। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट मतलब जो कि थेरेपी का इनडायरेक्ट इफेक्ट है, मतलब वो इफेक्ट जो होता है उस थेरेपी के कारण और वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, वो अनवांटेड है, वो हार्मफुल है, इसलिए उसे हम अनवांटेड या सेकेंडरी इफेक्ट बोल रहे हैं, एक एडवर्स इफेक्ट बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को अगर आप लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे या फिर आप उसको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर किसी पेशेंट को दिए जा रहे हैं, तो कई बार ये कैंडिडियासिस इन द माउथ, जो ओरल थ्रश जैसे बोलते हैं, कैंडिडियासिस माउथ में कर देता है, तो ये एक सेकेंडरी इफेक्ट है। ओरल हम अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी पेशेंट को दे रहे हैं या इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी पेशेंट को लंबे समय तक दे रहे हैं और वो इम्यूनोसप्रेस्ड है, तो इट कैन रिजल्ट इन ओरल कैंडिडियासिस, विच इज अ सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द ड्रग। है टॉक्सिक इफेक्ट। अब टॉक्सिक इफेक्ट क्या है? ओवरडोज का इफेक्ट है या प्रोलॉन्ग्ड यूज, लंबे समय तक दवाई चल रही है या बहुत ज़्यादा डोज में दी जा रही है या सडनली पेशेंट ने ज़्यादा डोज में ले ली, तो ये टॉक्सिक डोज हो गई। देखो टॉक्सिक इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट नॉर्मल डोज पे होता है, टॉक्सिक इफेक्ट हाई डोज पे होता है। जैसे पैरासीटामोल अगर हाई डोज में ले ली जाती है तो इट कैन रिजल्ट इन हेपेटिक नेक्रोसिस, है ना। एट्रोपिन अगर हाई डोजेस में दी जाती है तो इट कैन रिजल्ट इन डेलीरियम, राइट। या बार्बिचुरेट्स अगर हाई डोज में दिए जाते हैं तो वो कोमा कर सकते हैं पेशेंट में। मॉर्फिन अगर हाई डोज में दी गई तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकती है पेशेंट में। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं इन दवाइयों के, हैं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड है, टाइप ए है, डोज डिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट एडवर्स रिएक्शन है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि नॉर्मल थेरेपेटिक डोज पे पेशेंट टॉक्सिक इफेक्ट प्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है लेकिन नॉर्मल थेरेपेटिक डोज पे। क्यों आ रहा है? क्योंकि पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट दैट ड्रग, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो हाईली सेंसिटिव हैं उस पर्टिकुलर ड्रग को। फॉर एग्जाम्पल ट्राइफ्लूप्रोमाजीन एक ड्रग होती है एंटीसाइकोटिक, ये अगर पेशेंट में दी, उस पर्टिकुलर पेशेंट में ये सिंगल डोज में पेशेंट को अक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया करके प्रेजेंट कर सकती है। मतलब पेशेंट विल सडनली कम टू द इमरजेंसी विद अक्यूट मसल डिस्टोनिया, ऐसे टॉर्टिकोलिस हो गया या कोई पर्टिकुलर हैंड में उसके डिस्टोनिया हो गया। सो ये ट्राइफ्लूप्रोमाजीन खाने पे पाया जाता है और ये एक इंटॉलरेंस का साइड इफेक्ट है। और इस अगेन सी दिस इज टाइप बी, अनप्रेडिक्टेबल, है ना, इडियोसिंक्रेटिक, मतलब इनका कुछ पता नहीं कि ये हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। सो ये होते हैं, दिस इज अ साइड इफेक्ट कॉल्ड एज इंटॉलरेंस। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, जैसे जब कुछ भी हम उस एक्सप्लेनेशन, हमारे पास कुछ भी नहीं है उस पर्टिकुलर साइड इफेक्ट का, उस पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट का, तो हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। तो ये यूजुअली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है और जेनेटिकली डिटरमाइंड उस पर्टिकुलर पेशेंट में ये एक बिजार इफेक्ट के रूप में प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, कई बार उस पेशेंट को आप सिंगल डोज भी दोगे तो वो डेफनेस कर देगा उस पेशेंट में, ठीक है। सो दिस इज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड रिएक्शन। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस में जैसे पेशेंट में स्यूडोकोलिनेस्टरेज डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे में जब पेशेंट को अगर कभी सक्सिनाइलकोलिन दिया गया तो सक्सिनाइलकोलिन जो है मेटाबोलाइज ही नहीं होगा और इट विल रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी फेलियर ऑफ दैट पेशेंट। या एसिटाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी होती है, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम डेफिशिएंसी, स्लो एसिटाइलेटर फिनोटाइप होते हैं, फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं। स्लो एसिटाइलेटर्स, अब इनसे एसिटाइल ट्रांसफरेज से कौन सी ड्रग मेटाबोलाइज होती है? आइसोनियाजिड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो अगर पेशेंट स्लो एसिटाइलेटर होगा तो फिर आइसोनियाजाइड लेने पे उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी
और फास्ट एसिटाइलेटर होगा तो इट कैन रिजल्ट इन हेपेटाइटिस और हेपेटिक नेक्रोसिस ऑल्सो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते हैं या एडवर्स इफेक्ट होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज ड्रग एलर्जी। जैसे पेशेंट को उस पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी होती है और ये इम्यूनोलॉजिकली होता है, इसमें डोज डिपेंडेंट नहीं होता है। सपोज किसी पेशेंट ने सिप्रोफ्लॉक्सासिन ली, अब उसको जेनेटिकली इंट्रिंसिकली अंदर से सिप्रोफ्लॉक्सासिन से एलर्जी है, तो पहली डोज लेने पे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहली डोज लेने पे तो वो ड्रग एक एंटीजन के रूप में अंदर गई और उसने अंदर एंटीबॉडीज़ बनाई और जो उनकी आईजीजी आईजीएम सेल्स है वो एक्टिव हो गए। जब पेशेंट अगली बार फिर उसी ड्रग को रिपीट करता है देन इट प्रेजेंट्स एज तब वो फिर एक फॉरेन एंटीजन के रूप में इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम जो है उसे आइडेंटिफाई करता है, टी सेल बी सेल इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है एंड देन इट रिजल्ट्स इन अ हाइपर सेंसिटिविटी और इन इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनन। इसमें इट कैन प्रेजेंट एज यूर्टिकेरिया, एंजियोइडिमा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इट कैन प्रेजेंट एज contact dermatitis, arthralgia, lymphadenopathy, SJS also. So drug allergy can range from a very simple rash to a very deadly anaphylactic shock also. अगर टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन है तो इमिडिएटली इंजेक्शन एड्रेनलिन देना पड़ेगा उस बच्चे को या पेशेंट को। एड्रेनलिन की डोज होती है 1:1000 0.3 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये आप याद रखिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एड्रेनलिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली 1:1000 की डोज रेशियो में 0.3 ml अगर टाइप 1 एलर्जी है तो, टाइप 1 इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन है। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में पेशेंट हैज़ टू बी गिवन स्टीरॉइड्स। ओके, उसके अलावा स्टॉप द ऑफेंडिंग ड्रग, तो कई बार जैसे ही ड्रग बंद की जाती है एलर्जी धीरे धीरे सबसाइड भी करती है। देखो, you can see various type of allergic reactions that can occur because of drug. So drug induced allergic reactions इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फिर आती है फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी टू लाइट। तो इसमें दो तरीके के एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, फोटो एलर्जिक एंड फोटो टॉक्सिक। अब फोटो टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो रही है यहाँ पे, टॉक्सिक हो गया मतलब ड्रग जो है यहाँ पे बेसिकली स्किन में सबक्यूट टिश्यू में अक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे ही लाइट आती है, लाइट के एक्सपोजर से फिर वो ड्रग एक्टिवेट हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन अ फोटोबायोलॉजिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एंड कॉजेस एलर्जिक रिएक्शन इन द स्किन। ठीक है, तो ये तो हो गई फोटो टॉक्सिक। और एक होती है फोटो एलर्जिक। फोटो एलर्जिक मतलब इन जनरल ड्रग जो है एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है एंड उससे लाइट के एक्सपोजर से वो और होता है एंड इट रिजल्ट्स इन अ डर्मेटाइटिस काइंड ऑफ पिक्चर। सो ये हो गई फोटो एलर्जिक। जितने भी एंटीबायोटिक्स वगैरह आप देखोगे, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हो गए, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ये सब कहीं ना कहीं फोटो सेंसिटिव होते हैं एंड द रिजल्ट इन फोटोटॉक्सिसिटी और फोटो एलर्जिक रिएक्शन। देन आता है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि पेशेंट धीरे धीरे करके हैप्पीनेस के लिए एक रियलिटी के साथ चेक नहीं होता है पेशेंट का, एक विड्रॉल फ्रॉम द रियलिटी होता है, नॉट एबल टू एडजस्ट टू सोशल एंड अपना जो कम्युनिटी बाइंडिंग्स होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सो देन द पेशेंट टेक्स मतलब ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं या कोई मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं विच गिव देम अ हैप्पीनेस, विच गिव देम अ हाई। सो इसमें देन वी हैव ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ भी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, अभी मैं ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ कि हमारी नॉर्मल ड्रग्स भी कई बार डिपेंडेंस पैदा करती हैं और ये डिपेंडेंस फिजियोलॉजिकल भी होता है एंड इट इज़ साइकोलॉजिकल ऑल्सो। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मतलब पेशेंट को ये लगता है, उसकी साइकोलॉजी डिपेंडेंट हो जाती है कि वो जब तक दवाई लेगा तब तक वो खुश रहेगा। फॉर एग्जांपल इंसोम्निया के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के लिए तो डाइजिपाम जो बेंजोडाइजिपीन्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो पेशेंट को धीरे धीरे लगता है कि ये दवाई खाने से ही मुझे नींद आएगी, अगर मैं इस दवाई को नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये एक डिपेंडेंस हो गई साइकोलॉजिकल। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है कि जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं, वो भी उस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं।
तो जब उस ड्रग को बंद किया जाता है तो बॉडी में सडन विड्रॉल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजिपाम को जब डाइजिपाम कॉजेज साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो डाइजिपाम को अगर आप बंद करोगे तो पेशेंट को इंसोम्निया और ज़्यादा हो जाएगा, जितना नॉर्मल था उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसेस जो हमारी। फिर है टेरेटोजेनेसिटी। टेरेटोजेनेसिटी मतलब कि जब प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई दवाई खाती है तो वो दवाई जाके उसके अनबॉर्न फीटस में कोई डिफेक्ट लेकर आती है, डिफॉर्मिटी ले आती है, जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के रूप में दिखाई देता है। जैसे थैलिडोमाइड एक ड्रग थी जो पहले 1960s में मॉर्निंग सिकनेस के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को दी गई थी, और जब उनके बच्चे पैदा हुए 9 महीने बाद तो वो देखा गया कि उनमें 4 आर्म्स नहीं थे। तो ये मतलब एक तरीके से ये एक डिफेक्ट था जो कि उन बच्चों में पैदा पाया किया गया और इसको नाम दिया गया फोकोमेलिया। ऐसे ही फेनेटॉइन है जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और ये फेनेटॉइन अगर प्रेग्नेंट लेडी खा लेगी तो फिर इट कैन रिजल्ट इन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इन द अनबॉर्न चाइल्ड। तो इस तरीके से दवाइयाँ अपने आप में भी काफ़ी नुकसान करती हैं। ड्रग्स यूज्ड इन प्रेगनेंसी एक अलग से पूरा चैप्टर है। कौन सी दवाई आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, कौन सी दवाई नहीं दे सकते हो। प्रेगनेंसी में गलत दवाई देना एक तरीके से लीगली इट्स नेग्लिजेंस, क्योंकि आप एक जो लाइफ है उस मदर के अंदर उसको आप अफेक्ट कर रहे हो, उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। सो प्रेगनेंसी में लैक्टेशन में कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, स्ट्रिक्टली वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आता है कार्सिनोजेनेसिटी एंड म्यूटाजेनेसिटी। तो देखा गया है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, ये खुद से भी कैंसर कराती हैं, क्योंकि ये देखो जेनेटिक लेवल पे जाके एक्ट कर रही है। तो जेनेटिक लेवल पे जब एक्ट कर रही है तो कुछ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ये सब करा सकती हैं, एंड एज अ रिजल्ट ये ड्रग्स अपने आप में भी कैंसर पैदा करती हैं। फिर होते हैं देखो ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस, जिनको कहा जाता है आइट्रोजेनिक डिसीज। तो कई बार जब पेशेंट को हम दवाई देते हैं तो उस दवाई को खाने से पेशेंट के अंदर एक दूसरा डिसीज़ पैदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल सैलिसिलेट्स जब दिए जाते थे तब वो पेप्टिक अल्सर कर देते थे पेशेंट में, या फिर जैसे कि अभी मैंने बताया प्रेडनिसोलोन या स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। हाई डोज स्टीरॉइड्स देने पे पेशेंट के अंदर कैंडिडियासिस हो जाती है। या आइसोनियाजिड करके जो दवाई ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है वो हेपेटाइटिस कर देती है। देन वी हैव ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस। तो जैसे जब ड्रग्स या जिसको हमने पढ़ा था ना, एंड ऑफ इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट। सो जब दवाई को बंद किया जाता है तो बंद करते ही कई बार कुछ साइड इफेक्ट्स प्रेसिपिटेट करते हैं। जैसे प्रोपेनोलॉल को बंद करेंगे तो सडनली वर्सनिंग ऑफ एंजाइना हो जाता है। तो ये होते हैं ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एरियाज? तो रिस्क फैक्टर्स में देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शन, अगर 2 ड्रग्स आपने आपस में दी हैं, साथ में दी हैं, तो वो कई बार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके साइड इफेक्ट्स पैदा करती हैं। फिर होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट पर्सन। एज इज़ वन फैक्टर। प्रेगनेंसी में आप दवाई दे दोगे, इट विल रिजल्ट इन टेरेटोजेनेसिटी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई बीमारी अगर पेशेंट में है, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, तो फिर वो दैट कैन रिजल्ट इन एडीआर। साइमल्टेनियस ड्रग यूज, जैसे ड्रग इंट्रैक्शंस, सपोज वॉरफेरिन और NSAID को दे दिया गया साथ में, तो फिर इट रिजल्ट्स इन इनिबिशन, इंक्रीज्ड इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन है, जो वॉरफेरिन भी इनिबिट कर रही है और एस्पिरिन भी इनिबिट कर रहा है, तो वो मिलके बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट कैन रिजल्ट इन हेमरेज। फिर होता है एज रिलेटेड इशू। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों में क्लोरामफेनिकॉल देते हैं, तो वो उनका लिवर क्लोरामफेनिकॉल को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है एंड इट रिजल्ट्स इन ग्रे बेबी सिंड्रोम। या एस्पिरिन करके जो ड्रग है, एस्पिरिन इज एन NSAID, और जब ये दवाई हम छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज देते हैं, तो ये उनमें कई बार रेस सिंड्रोम, REYE, रेस सिंड्रोम करके प्रेसिपिटेट कर सकती है। सो एज रिलेटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों में, और बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी हो सकते हैं। मतलब जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, मतलब जो 60+ एज के जो पेशेंट्स हैं जिनमें हेपेटिक और रीनल कॉम्प्रोमाइजेस हैं,
हार्ट के कॉम्प्रोमाइजेस हैं, उनमें भी कई बार कुछ दवाइयाँ जो नॉर्मल एज में ADR नहीं कर रही है वो उनमें भी ADR कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा उनमें ADR होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि उनमें साथ में आप बहुत सारी और भी दवाइयाँ दे रहे हो। सो ड्रग इंट्रैक्शंस होने के चांसेस जेरियाट्रिक पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ देने से डिसीजेस हो जाते हैं, जैसे लिथियम है। लिथियम अगर प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, जो मेनिया की पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट हो गई और लिथियम पे है, तो इट कैन रिजल्ट इन डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट। वॉर्फरिन है, तो वॉर्फरिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल को दे दी गई तो वो इट कैन रिजल्ट इन बर्थ डिफेक्ट्स। सो ब्रेस्ट फीडिंग, अगेन विद प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लैक्टेशन में मिल्क के थ्रू बहुत सारी मेडिसिन बच्चों में जाती हैं, दे कैन रिजल्ट इन द साइड इफ़ेक्ट्स इन द चिल्ड्रन ऑल्सो। सो ये दोनों कंसर्न हमें ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल एज प्रेगनेंसी के दौरान पे रखने ज़रूरी हैं। फिर कुछ होते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स, जैसे कुछ पेशेंट्स में G6PD डेफिशिएंसी होती है, तो वो दे आर मोर प्रोन टू हिमोलिसिस ड्यू टू एंटी मलेरियल ड्रग्स। सो दीज आर हेरिडिटरी और जेनेटिक फैक्टर्स। सो अगेन यहाँ पे आता है रिस्क बेनिफिट रेशियो, जो कि एज अ डॉक्टर आपको नापना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा ड्रग को रिस्क वर्सेस बेनिफिट में, कि ये दवाई देने से पेशेंट को नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है। ये मान के चलिए कोई भी दवाई सेफ़ नहीं है, नो ड्रग इज़ सेफ़। अगर बोले कि पैरासीटामोल सेफ़ है तो वो भी सेफ़ नहीं है। तो जब तक ज़रूरत ना हो पेशेंट को अननेसेसरी आप ट्रीटमेंट न दो, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट न दो, इंडिकेशन नहीं है तो ट्रीटमेंट न दो। ज़रूरी नहीं कि आपको पेशेंट को कोई ना कुछ ट्रीटमेंट देना ही है, क्योंकि अननेसेसरी आप इरेशनली अगर कोई ड्रग्स देते हैं तो दैट कैन रिजल्ट इन some of the other adverse effect to the patient. So it is very important to calculate a risk benefit ratio while prescribing medicines to a patient.